हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सिंथेसिस पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यानी कि आज की जो क्लास होगी वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की होगी। इससे पहले हमने सिंथेसिस का पार्ट 1 कवर किया था। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं, इस चैनल पे पहली बार है, तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंथेसिस सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्लियर रखिए। यानी कि सबसे पहले आप सिंथेसिस पार्ट 1 कवर कीजिए, और सिंथेसिस पार्ट 1 से भी पहले कुछ क्लासेस हैं जैसे कि कंजंक्शन, क्लॉजेज, नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इन सब को पूरा करने के बाद ही आप सिंथेसिस पार्ट 1 पे जाइए, और उसको कवर करने के बाद ही इस पार्ट 2 में आइए। अगर ये क्लास आप डायरेक्ट देखने जाओगे तो बिल्कुल भी सिंथेसिस आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल है स्पेशली क्लास 12 यूपी बोर्ड वालों के लिए, डीन सर एकेडमी। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डीन सर एकेडमी। ठीक है, जो भी लोग इस चैनल पे हैं पहली बार वो ध्यान रखेंगे कि पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है डीन सर एकेडमी पे। और आज की जो क्लास है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की होने वाली है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, काफी कुछ बेसिक्स हमने क्लियर कर रखे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इस क्लास में बच्चे आए हुए हैं उन्होंने पहले की जो क्लासेस है वो सब कवर कर रखी है, तो उनको सारी चीजें क्लियर होगी। सिंथेसिस क्या होता है? इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये सारी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि मैंने सिंथेसिस के लिए आपको क्या चीज बताई थी। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते समय हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो मैंने आपको क्लॉज बताया था, और मैंने कहा था कि क्लॉज की अगर बात करें तो किसी सेंटेंस में अगर सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है या डबल क्लॉज वाली सेंटेंस है, डबल क्लॉजेस। अगर सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है तो वो पक्का हमेशा सिंपल सेंटेंस ही होगा। सिंगल क्लॉज की जब भी सेंटेंस बनाओगे तो हमेशा सिंपल सेंटेंस होगा, ये बात क्लियर है? ठीक। अगर डबल क्लॉजेज है तो फिर डिपेंड करता है कि आप उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सा यूज करते हो। डबल क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे तो वो हमेशा बनेगा कंपाउंड सेंटेंसेस, और अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करोगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करोगे तो वो हमेशा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चलिए भाई, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, और ये सभी बच्चों के दिमाग में बात क्लियर होगी। सर मुझे सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है तो वो सिंपल सेंटेंस होगी। अगर डबल क्लॉजेज है तो मैं ये देखूंगा कि मैं कंजंक्शन कौन सा यूज करता हूँ। कंजंक्शन केवल क्लॉजेज को ही जोड़ने का काम नहीं करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप किन्हीं दो शब्दों को जोड़ रहे हो तब भी कंजंक्शन है, लेकिन वहां पे क्लॉज नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्लॉजेज की। अगर दो क्लॉजेज हैं या दो से ज्यादा क्लॉजेज हैं, उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड बनाएगा और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। तो ये बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन होते हैं? फैन बॉयज आपको निमोनिक बताया था, फॉर, एंड, नॉर और बट, येट, सो। बाकी सबऑर्डिनेट में आपको व्हेन, वेयर, व्हाइल और एज सून एज लॉन्ग एज, जितने भी अनलेस है, अनटिल है, इफ है, बिकॉज है, सिंस है, फॉर है, सॉरी फॉर नहीं है, सिंस है, लेफ्ट है, ऑल्दो है, आफ्टर है, बिफोर है, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन आपको बताए थे। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट और ये सारी बातें। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, और ये देखिए लिखा हुआ है, आई विल नॉट टेल यू वेयर ही लिव्स, ही विल गो वेयर हिज फ्रेंड गोज, ही नोज द प्लेस वेयर हिज डॉटर लिव्स। इन तीन सेंटेंसेस से मैं आपको खाली नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज बताना चाह रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो तो क्लॉजेस वाली क्लास में आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाली क्लॉज होती है, वो तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक भाई, अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रहे हो, फॉर एंड नॉर और बट, एट, सो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इससे जोड़ोगे, अनलेस से जोड़ोगे, अनटिल से जोड़ोगे, बिफोर से जोड़ोगे, आफ्टर से जोड़ोगे, बिकॉज से जोड़ोगे, ऑल्दो से जोड़ोगे, लेस से जोड़ोगे, दैट से जोड़ोगे, व्हाट से जोड़ोगे, इन सब से जोड़ोगे तो या तो नाउन क्लॉज, या तो एडजेक्टिव क्लॉज, या तो एडवर्ब क्लॉज बनेगी। तो एक बार आपको खाली नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि क्लास आपको और अच्छी लगेगी। आई विल नॉट टेल यू दिस स्टोरी, आई विल नॉट टेल यू दिस स्टोरी। देखिए ये स्टोरी नाउन है, नाउन की जगह पे जो मैंने यूज किया है ये क्लॉज फॉर्म में है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा नाउन क्लॉज। तो ये क्या बन गया? नाउन क्लॉज। आई विल नॉट टेल यू, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा? ये कहानी। इसी की जगह पे मैंने क्या यूज किया है? वेयर ही लिव्स, तो ये नाउन क्लॉज बन गया। ही विल गो, वो जाएगा। कहाँ जाएगा? वेयर, वेयर हिज फ्रेंड गोज, जहां उसका फ्रेंड जाता है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये वर्ब के बारे में बता रहा है।
ये ही के बारे में नहीं बता रहा है, गो के बारे में बता रहा है। और अगर आपको पता होगा वर्ब के बारे में बताने वाली चीज एडवर्ब होती है, क्योंकि ये क्लॉज फॉर्म में है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आपको मैं भी सेंटेंसेस पिलाऊंगा, पहले छोटी छोटी चीजें कुछ बता दूं ताकि क्लास आपको और बेहतर लगे। ही नोज द प्लेस वेयर हिज डॉटर लिव्स, वो उस जगह को जानता है जहां उसकी डॉटर रहती है। तो अब की बार देखो, ही नोज द प्लेस, वो जगह जानता है, कौन सी जगह, जहां उसकी डॉटर रहती है। तो अब की बार जो मैंने लिखा है ये चीज इस प्लेस के बारे में बताया, और प्लेस शब्द नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो वो एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि क्लॉज फॉर्म में है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। तो इस तरह से इन 3 सेंटेंसेस से हमने देखा कि कब वो नाउन क्लॉज है, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा। अगर इसको सीधे शब्दों में कहूं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट नाउन होता है और वो नाउन क्लॉज में है तो नाउन क्लॉज कहा जाएगा। जब मैं बोलता हूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। और क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी एक नाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे 2 ही चीज आती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर वो क्लॉज फॉर्म में है तो वो नाउन क्लॉज कही जाएगी। ये बात यहाँ समझा दी आपको। वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब होता है, तो एडजेक्टिव के बारे में भी बताने वाला एडवर्ब होता है, और एडवर्ब खुद को भी डिफाइन करता है, क्योंकि ये क्लॉज पूरी एडवर्ब को डिफाइन कर रही है तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। और नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये पूरी क्लॉज फॉर्म में है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। थोड़ी सी एक छोटी सी बात और रह जाती है जो आपको मैं बता देता हूँ अब इन तीनों को। और क्यों मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड वाला आप और अच्छे से समझ जाओगे, सबऑर्डिनेट वाला थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। इट इज नॉट क्लियर व्हाट ही सेज। अब अगर इसको जोड़ना है तो मैं यही लिखूंगा, इट इज नॉट क्लियर। ये बात क्लियर नहीं है, कौन सी बात, व्हाट ही सेज, जो वो कहता है, एक इस तरीके से, या फिर what he says is not clear, what he says is not clear। एक बार सब्जेक्ट बना के लिखा हुआ है, एक बार ऑब्जेक्ट बना के लिखा हुआ है। I know the man, he is a doctor, तो मैं इसको लिख सकता हूं, I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूं, कौन से आदमी को, who is a doctor। अब की बार एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया है क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। He came late, he was punished। अब देखो, वो लेट आया, उसको पनिश किया गया, तो हम कह सकते हैं he was punished because, क्योंकि he came late, वो लेट आया, he came late। अब देखो पनिश किया गया, क्यों पनिश किया गया, तो पनिश करना क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तो क्लॉज फॉर्म में क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। अगर अभी तक मेरी बात समझ में आई है तभी इस क्लास में रुकिएगा, अगर यहीं तक बात नहीं समझ में आए तो यहीं इस क्लास को ड्रॉप कर दीजिएगा। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आ ही जाए, बहुत जरूरी है कि जितना आए वो समझ में आए। ठीक, तो अब जो आगे के सेंटेंसेस हैं, यानी कि आज की जो क्लास है वो हम इन पे करने वाले हैं। एक एक सेंटेंस को हम करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी शर्त पे मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपको सारे सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो जितने आ रहे हैं पहले उसी को समझिए। चलिए आपको 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो आप 10 के तरीके को समझिए, तरीके को, रटिए नहीं, तरीके को। अच्छा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है तो मैं ये कंजंक्शन यूज कर रहा हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है तो इस सिचुएशन में ये कंजंक्शन में यूज कर सकता हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, इनमें से ही कुछ आएगा, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आएगा। ठीक, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। अगर आप देखिए तो ये कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझाता हूँ और बेहतर समझ में आएगा जब पूरे तरीके को समझ जाओगे। और सी इज नॉट हैप्पी, 2 बातें बोली गई हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों ना इसको लिख दे, सी इज रिच, सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, बट सी इज नॉट हैप्पी। तो ये बात जैसे ही वो बच्चा बोलेगा तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बेटा, आपने बहुत सही बात कही है कि वो धनी है लेकिन वो खुश नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने जो कंजंक्शन यूज किया है वो बट है, और 2 क्लॉजेज हैं आपके पास, सी इज रिच एंड सी इज नॉट हैप्पी। जैसे ही आपने कंजंक्शन कोऑर्डिनेट यूज किया, आपको अभी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि भाई बड़ा सिंपल है, 2 क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज करना है, और अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ोगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। बनाना आपको कॉम्प्लेक्स में है, आपने बना दिया कंपाउंड में। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर एंड से जोड़ दीजिए, सी इज रिच एंड सी इज नॉट हैप्पी, तो एंड भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कंपाउंड ही बनाएगा। दूसरा, एंड का कोई सेंस नहीं है, कंजंक्शन ऐसा ही छोड़ो जो सेंस भी दे। अच्छा, एंड की बजाय बट ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे कि वो धनी है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, तो हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के लिए
सर बिकॉज यूज कर दे, सी इज रिच बिकॉज सी इज नॉट हैप्पी, या सी इज नॉट हैप्पी बिकॉज सी इज रिच, ये भी कंजंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां पे कंट्रास्ट दिखाना है, जैसे बट से कंट्रास्ट दिखाया ऐसे ही हम ऑल्दो से दिखा सकते हैं। ऑल्दो सी इज रिच, ऑल्दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। हालांकि वो क्या है, रिच है। ऑल्दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। ऑल्दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड देखिए, वी ईट टू लिव, तो एक कंजंक्शन होता है सो डॉट डॉट डेट का, आपको पर्पस दिखाने के लिए। वी ईट सो दैट, वी मे या कुड आप यूज कर सकते हो, वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव। अगर खाली सो यूज करते हो तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, लेकिन सो दैट यूज करते हो तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ध्यान रखिएगा इस बात का। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। अब जब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको समझाता हूं। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, और बनाना किसमें, कंपाउंड में, ठीक है। तो जब अगर आपको सेंटेंस कंपाउंड में बनाना है तो आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये बात तो पता ही है। एक कंजंक्शन है बट, और इससे कोरिलेटिव कंजंक्शन बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट से बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब केवल इतना ही नहीं, एक काम और हुआ, केवल इतना ही नहीं, एक काम और हुआ। तो अब आप देखोगे कि जोड़ा जाएगा, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, not only punished but also fined, इसको फाइन भी किया गया। The thief was not only punished but also fined, और ये आंसर गलत है। जैसे आप ये लिखोगे आंसर गलत है। क्यों गलत है ये कुछ समझाता हूँ आपको, हालांकि लिखना आपको यही है। मैं अब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि आपको लिखना यही है, क्यों ये भी बताता हूँ, लेकिन सुनिएगा जरा। हमने कहा कि दो क्लॉजेस को जोड़ने के बाद जब उसको एंड कंजंक्शन से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो ये इससे पहले वाला था, देखो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, तो हमने कहा बट जब आप जोड़ोगे तो एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये जो गई, एक कंजंक्शन हो गया, तो फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। लेकिन जब नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देखो, द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, आपने किसको जोड़ दिया, आपने दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया। एक तरह से थीफ को पनिश किया गया और थीफ को फाइन किया गया, या पैसिव वर्ब लिखी गई है उसको जोड़ दिया। द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, आपने तो वर्ब को जोड़ दिया ना, आपने क्लॉज तो जोड़ा ही नहीं, आपने तो खाली वर्ब को जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि वहां पे फिर आपके पास एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी क्लॉज को बनाने के लिए दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वही सब्जेक्ट है तो दोबारा लिखिए, अगर वही सब्जेक्ट है तो दोबारा लिखिए। इसलिए ये सेंटेंस मेरे हिसाब से जब आप एकदम जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिल्ड होकर जाते हो तो ये गलत है। क्योंकि आपकी सारी बुक्स में सिंगल एक किताब मुझे नहीं मिली जहां मैंने सर्च आउट किया हो और मुझे मिला हो कि नहीं इसको उस तरीके से बनाया जाए जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, नहीं है। तो इसकी वजह से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आप ऐसे ही बनाइए और यही आंसर लिखिएगा, जब तक कि आने वाले समय में कभी कोई अप्रोप्रिएट बात निकल कर नहीं आ जाती है कि हाँ कहा जाए, सभी लोग कहें कि नहीं भाई इसको ना करके ये किया जाए। ठीक, आप मेरी बात समझिएगा। तो आप यही आंसर लिखिएगा, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्लॉजेज नहीं जोड़ी, यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब जोड़ दिया है, और वर्ब ही जोड़ना नहीं क्लॉजेज बना देगा। क्लॉजेज मतलब आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ही वॉज ऑल्सो फाइंड, ही लगा के लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा है। हम यही माने, क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, मुझे पूरा अनुभव है, सारी चीज़ें देख कर मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं वो आंसर लिखवा दूंगा तो शायद आपके नंबर कट सकते हैं। भाई सब यही लिख रहे हैं, सब यही चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखने तो जान ही रहे क्या चेक हो रहा है। तो आप यही आंसर लिखिएगा, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। और मेरी बात से कितना सहमत है ये भी बताइएगा कि क्या मैंने जो आपको रीजन दिया वो समझ में आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है, नाउन क्लॉज बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज सॉरी, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव, व्हेन डज द ट्रेन अराइव। ठीक है, बस जोड़ दिया, बन गया। क्या बन गया ये, कॉम्प्लेक्स। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपने इसको जोड़ा कैसे, किस तरीके से जोड़ दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तभी और बेहतर समझ पाते हो जब आप खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो।
बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ते हो, ठीक। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बताया। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। उसने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सका। तो ही गेव अप ट्राइंग, अगर ऐसा कुछ बताना, ही गेव अप ट्राइंग एज, रीजन बताने के लिए, एज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो अब की बार किससे जोड़ा, एज से। इससे पहले कौन सा जोड़ा था, ये वेन लगा के ही जोड़ दिया था, वेन कंजंक्शन का ही काम कर दिया यहाँ पे। तो ही गेव अप ट्राइंग एज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सका, इसलिए उसने क्या कर दिया, ट्राई करना छोड़ दिया। तो एज कंजंक्शन से लगा के रीजन बताने के लिए जोड़ा, तो इस वजह से फिर से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अब इसको बदलना है किसमें, कंपाउंड में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कठिन है, एक टीचर के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कई बार मुझे भी ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, या कुछ सेंटेंसेस मेरे पास ऐसे पड़े हुए जिनका आंसर मैं अभी तक कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये क्लियरली बता रहा हूँ, शायद ही कोई टीचर आपको ऑनलाइन इस तरह से बताएगा जो बातें मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, वो गलत ही पढ़ा के चले जाएंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले बच्चे को क्या फील हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता है कि बच्चे को पता नहीं चलेगा, इसलिए वो कुछ भी पढ़ा के चले। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये बड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला को मेहनत करना चाहिए सफल होने के लिए। अब जरा सोचिए कि इसको कैसे कंपाउंड में बनाया जाएगा, तो ये एक्सट्रीम लेवल का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। सुनिएगा जरा, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को मेहनत करना चाहिए, और शी कुड नॉट सक्सीड, और नहीं तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगी। देखिए मीनिंग में निकल गया। अब जो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले क्लॉज वाली बात, शीला सब्जेक्ट है और ये अपना वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, ये अपना वर्ब है, और कंजंक्शन से जोड़ दिया, और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। शीला को मेहनत करना चाहिए और नहीं तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगी, इसीलिए शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, और यू कैन से शीला मस्ट वर्क हार्ड और शी कुड नॉट सक्सीड। तो ये वाली सोच आप तभी ला पाओगे ना जब आपने खूब सारे रीडिंग और खूब सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रखे हो, खूब सारे सिंथेसिस बना रखे हो, तो आप सोच पाओगे। ये एक्चुअल में मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैथ्स में आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर उसको अप्लाई किया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया। आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी पढ़ के जाओ, वहां पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है बट दिमाग आपको खुद लगाना पड़ता है, उस तरह का कुछ यहाँ पे होता है ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में अगर आपको देखिए कभी भी कारण बताना हो, कोई मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर है जो आपको मैं समझा सकता हूँ कि अगर कारण बताना हो तो वहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए। कारण बताना है, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज। अब अगर यहां पे लिख देते बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो ये सिंपल सेंटेंस बनता क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ दोनों मिला के प्रीपोजिशन है, खाली बिकॉज कंजंक्शन है। अगर बिकॉज कंजंक्शन है तो उसके बाद क्लॉज चाहिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए नाउन है, ओइंग टू भी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बिकॉज लगा दिया तो यहाँ पे क्लॉज चाहिए, क्लॉज चाहिए तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। बिकॉज ही वॉज इल, कह दो इसी बात को, ही वॉज इल का मतलब क्या हुआ, वो बीमार था, मतलब उसकी इलनेस थी, उसकी बीमारी थी, बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं गया। यही बात तो आपको आता है कई बार कि ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल, इसको सिंपल में बदलिए। अब सिंपल में था तो भाई बिकॉज कंजंक्शन को हटाना है और इस क्लॉज को ड्रॉप करना है। जब इस क्लॉज को ड्रॉप करना है तो हम इसको फ्रेज फॉर्म में ले जाएंगे, फ्रेज फॉर्म में करेंगे तो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में बहुत अंतर है, बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो ऐसे आप करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, अगर रटे रहेंगे तो वो सीधे क्या देंगे, ही इज टू पुअर टू बाई ए स्कूटर। वो इतना गरीब है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। सर बिल्कुल सही है, आपने सही बनाया, बट आपने कंजंक्शन तो कोई यूज ही नहीं किया, सिंगल क्लॉज सेंटेंस हो गई, और सिंगल क्लॉज सेंटेंस हो गई तो ये बन गया सिंपल। जिन बच्चों ने मेरी क्लास स्टार्टिंग से पूरी कवर की होगी उन्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, उन्हें कोई भी अब परेशान नहीं कर सकता है, उन्हें ये बात क्लियर हो रही होगी कि हाँ यार ये बात का रीजन ये है और इस बात का वैलिड आंसर यही हो पाएगा। तो ही इज टू पुअर टू बाई स्कूटर आपने सिंपल बना दिया, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये भी लिखते हो ही इज वेरी पुअर
सो ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। तो सो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वो कंपाउंड बना देगा। ही इज वेरी पुअर सो ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, अगर सो लगाते हो तो फिर सो कंजंक्शन है बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड बना देगा। हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो आप लिखो ही कैनॉट बाई अ स्कूटर बिकॉज, क्योंकि रीजन बता दीजिए, ही इज वेरी पुअर। मैं से क्लास के स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं, मैं देखो क्लास चलेगी, कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बस एक ही काम कीजिएगा कि जितना आए पहले उसको समझिएगा, प्लीज मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। क्या वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, इसी दैट की जगह पे तो लिखना है ही वॉज इनोसेंट, इसी दैट की जगह पे तो लिखना है ही वॉज इनोसेंट। तो देखो द वर्डिक्ट, नाउन क्लॉज बनेगा, द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट था। द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट, नाउन क्लॉज बना दिया। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, कि वो इनोसेंट है वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। I bought a watch. It is a semi-smart watch. I like it very much. अब देखो, अगर ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सेमी स्मार्ट वॉच इसी वॉच के लिए लगाया, तो पहले तो इन दोनों को मिला कैसे कर दो। अगर इन दोनों को सिंपल बनाना होता तो कितना आसान होता, जरा सोचो। आई बॉट अ वॉच, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच। आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच। अब इसी वॉच के बारे में लिखा है आई लाइक इट वेरी मच, तो ये इट किसके लिए लगा हुआ है, इट वॉच के लिए लगा हुआ है, लगा दीजिए। आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच दैट, या विच लगाइए, विच आई लाइक वेरी मच, विच आई लाइक वेरी मच, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, विच आई लाइक वेरी मच। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। शी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन अ क्लास। कॉम्प्लेक्स में बदलना है फिर से। शी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल वेयर शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, जहां वो हमेशा फर्स्ट आती है। जैसे वेयर से जुड़ा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। डू इट वेल और डू नॉट डू इट वेल, क्या बदलना है, कंपाउंड में करना है, तो डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल, डू इट एट ऑल। बार बार ये समझिएगा, देखिए एक क्लॉज इधर है, एक क्लॉज इधर है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस बना देगा। क्लॉजेस जरूरी है उस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, दो क्लॉजेस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रेन वॉज वेरी लेट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। अब देखिए क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स में। यहां से अब आप मेरी बात समझना शुरू कर दोगे। द ट्रेन वॉज वेरी लेट वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, तो ये अगर देखो तो रीजन बताने के लिए है। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम बिकॉज we could not reach there in time because the train was late, क्योंकि ट्रेन क्या थी, लेट थी। the train was late, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ बुक आई बॉट इट, ये किताब है और मैंने इसे खरीदा था। तो अगेन अभी जो इससे पहले वो घड़ी वाला बनाया था, दिस इज अ वॉच आई बॉट इट, अ सेमी स्मार्ट वॉच आई लाइक इट, तो दिस इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, इट किसके लिए लगा हुआ है, बुक के लिए, तो दैट लगा दो। दिस इज द बुक, ये वही किताब है, दिस इज द बुक दैट आई बॉट। सर इट कहाँ खा गए आप, सर इट को मैंने बुक के लिए रिप्लेस करते हुए ये दैट कंजंक्शन लगा दिया है ना, दैट आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा, और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम करता है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर इसमें चला जाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, तो बस ये समझ लो, उसी इट की जगह पे दैट लगा के इसको जोड़ दिया। दिस इज द बुक दैट आई बॉट, ये दैट आई बॉट किसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में। बुक क्या है, नाउन, नाउन के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लॉज फॉर्म में है तो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आप ये वाला क्वेश्चन और अभी वॉच वाला क्वेश्चन बनाया तो उन दोनों से एक पैटर्न समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो,
रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। अगर आप इसको ऐसे बना दोगे कि रामू वेंट टू कानपुर टू मीट हिज फ्रेंड, तो आप इसे सिंपल में बना दोगे, आप क्लॉज खत्म कर दोगे। तो टू लगा के बनाओगे तो गलत हो जाएगा। आप सीधे लिखो रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, एंड अब देखो ये क्लियर दिख रहा है कि ये दो बातों को जोड़ने के लिए, मतलब दो एक्शन है जो एक साथ हो रहे हैं, तो एंड लगा के जोड़िए, एंड ही मेट हिज फ्रेंड देयर। अब अगर आपको लगे सर क्यों नहीं यहाँ पे हम कोई और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दे, और लगा दे क्या, तो और तो हमको ऑप्शन दे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आप यूज ही करते हो जब दो एक्शन को एक साथ जोड़ना हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, कंपाउंड में जोड़ना है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको 70% भी इस क्लास का समझ में आ रहा है, 80% भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा बेस इतना कमजोर है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय पे नहीं समझ सकते हैं, तो इसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें समझ में नहीं बस उसको समझने की कोशिश करना है। ही वर्कड हार्ड आसान है ये, ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, तो ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, सफल नहीं हुआ, ही डिड नॉट सक्सीड सर, बट कंपाउंड है। हाँ, अगर आप इसको ऑल्दो से जोड़ देते, ऑल्दो, अभी जो स्टार्टिंग में कुछ किया था ना एक सेंटेंस ऑल्दो से, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, तो जैसे ही इसको ऑल्दो से जोड़ते तो ये क्या बन जाता, कॉम्प्लेक्स बन जाता, समझ आएगा, क्योंकि ऑल्दो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सर सिंपल में बदलना होता तो सिंपल में बदलने के लिए आप करते इन स्पाइट ऑफ, प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आपकी बार जिलन बन गया, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, सिंगल क्लॉज हो जाएगी, ही डिड नॉट सक्सीड सिंपल बन जाएगा। ही वॉज ऑब्स्टिनेट ही वॉज पनिश्ड, वो जिद्दी था, पनिश किया गया। कंपाउंड में बदलना है, अगर कॉम्प्लेक्स में होता तो ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज ऑब्स्टिनेट। अभी एक सेंटेंस आपको बताया था ना, द ट्रेन वॉज लेट वी डिड नॉट रीच इन टाइम, ऐसे करके था, सो वी डिड नॉट रीच इन टाइम बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, तो वही है। अगर कॉम्प्लेक्स में होता तो ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज ऑब्स्टिनेट। अगर कंपाउंड में बदलना है तो रीजन बताने के लिए आप सो का यूज करते हो, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ही वॉज ऑब्स्टिनेट सो ही वॉज पनिश्ड, और इसके लिए इसको क्या किया गया, पनिश किया गया, he was punished। नेक्स्ट है हमारे पास I did not go to लखनऊ, my brother did not go to लखनऊ, मैं भी लखनऊ नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, तो I did not go to लखनऊ इस तरह का जब दिया है तो बस ऐसे लिखना, I did not go to लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया, nor did my brother, nor did my brother, नॉर के साथ इन्वर्जन लगता है। सर इन्वर्जन क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और क्वेश्चन वर्ड मार्क न लगे तो आप इसको जोड़िएगा, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ नॉर डिड माई ब्रदर, मैं लखनऊ नहीं गया न ही मेरा भाई गया, है ना। आई डिड नॉट गो टू स्कूल नॉर डिड माई ब्रदर, अगर स्कूल आ जाता तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल नॉर डिड माई ब्रदर, नॉर लगा के जोड़िएगा, नॉर लगाइएगा, नॉर से स्टार्टिंग करने पे हमेशा इन्वर्जन लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। सर डिड क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट में था तो डिड ही लगेगा, तो नॉट डिड माई ब्रदर। ही डज नॉट नो द आंसर, उसे आंसर नहीं पता है, नॉर डू आई, मैं भी नहीं जानता हूं, नॉर डू आई। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स ही गेव अप स्टडीज, बच्चा बहुत बार फेल हुआ और उसने फिर पढ़ाई करना छोड़ दिया। किस में बदलना है इसको, कंपाउंड में। तो अगर देखा जाए बहुत बार फेल होने के कारण ही तो उसने छोड़ दिया, सो से जोड़ेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, द बॉय फेल्ड, अभी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप स्टडीज, और इसीलिए उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया, सो ही गेव अप हिज स्टडीज। सो लगा दो, सो एक कंपाउंड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, ठीक। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस तक आखिरी देखो, यू सेंट मी अ बॉय यस्टरडे आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं किससे इम्प्रेस्ड हूं, उस लड़के से। किस लड़के से, जिसको आपने भेजा था। अब देखो आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय, इसी द बॉय के लिए तो यहां पे लिखा हुआ है हिम, तो आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय whom you sent yesterday, जिसको
जिसको तुमने कल भेजा था। आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय whom you sent me yesterday। मी लिख लो, whom you sent me yesterday, जिसको तुमने मेरे पास कल भेजा था। अब की बार जो किया वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाया। आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय, द बॉय यहाँ पे लिखा, क्योंकि हिम लिखूंगा डायरेक्ट तो आप समझ नहीं पाओगे किसकी बात कर रहा हूँ, तो द बॉय लिखा। कौन सा बॉय? whom you sent me yesterday। यहाँ पे who और whom कब लगता है? जब ये जो एंटीसीडेंट है अगर उसमें सब्जेक्ट का काम करेगा तो who लगेगा और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो whom लगेगा। ये एक ऐसी बात है जो इतने छोटे समय में नहीं समझाई जा सकती, तो मैंने whom लगा के आपको जोड़ दिया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको 70 to 80% आज की क्लास में समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कठिन भी लगा है तो परेशान मत होइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जाननी चाहिए थी, वो शायद आपको पता नहीं थी, और ये बात आपको मैं क्लियरली क्लास में बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, जितना आया उतने पे फोकस करिएगा, जितना समझ में आया उसको पढ़ने को, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वो क्लियर हो जाए फिर कुछ हो तो फिर मैसेज कीजिएगा या पूछिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको आई जाए, मुझे भी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मैं लगातार पढ़ता हूँ, डेली कोशिश करता हूँ कुछ बेहतर पढ़ाने की, कुछ अच्छा पढ़ाने की। तो हम हर दिन कोशिश ये करते हैं कि हम और बेहतर कर सकें, तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ भाई क्लास में कुछ था समझने को, सीखने को, बहुत ही क्लियरली वो बात की गई टू द पॉइंट, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। और कोई भी बच्चा हो जो क्लास 12 का है, जिसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। नंबर आपको बताया ये 8317071156, ये नंबर है 8317071156। आप उस पर मैसेज कर सकते हो कुछ भी पढ़ने के लिए, सर ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं क्लियर है, ये वाला टॉपिक नहीं क्लियर है, प्लीज़ इसका मुझे कुछ वीडियो या लिंक जो भी हो आपके पास भेज दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। कहीं पेमेंट किया हो तो आप जानते हैं पेमेंट करने का क्या नतीजा हो रहा है आजकल। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।